which says that dy by dx is equal to dy by du into du by dx। और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या du कैंसिल आउट हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। पर हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये किस तरह से अप्लाई हुआ। दिस इज नोन एज द चेन रूल, मतलब dy by du इंटू du by dx। तो पहले तो हमने क्या किया, y का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और उसके बाद में u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये होता किस तरह है। लेट्स सी दैट एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास में जो फंक्शन है इट इज y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है मुझे? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो एक्स स्क्वायर है इट इज सम u। ठीक है, तो u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये मुझे यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे y क्या हो जाएगा? y बिकम्स साइन u। y बिकम्स साइन u, मतलब कि dy बाय du जो होगा इट इज इक्वल टू कॉस u। होगा ना यार? dy बाय du मैंने यहां से क्या निकाल लिया? इट इज कॉस u एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां से du बाय dx कितना आएगा? u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो था मेरे पास, यहां से du बाय dx कितना निकल के आएगा? इट इज 2x। du बाय dx निकल के आया कितना? 2x। यहां से मैंने ये देख लिया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 एंड नाउ आई एम अप्लाइंग व्हाट? आई एम अप्लाइंग द चेन रूल। इस चेन रूल को अप्लाई करते ही अब मुझे क्या मिल जाएगा? देखो जरा, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du। अब यहाँ पे dy बाय du कितना था? इट वॉज cos u। cos u दिस मल्टीप्लाइड बाय du बाय dx, और du बाय dx यहाँ पर कितना? इट इज 2x। अब u की वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर, मतलब कि cos ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x, या फिर आई कैन से 2x cos x square, which is the required answer for dy by dx. This is the way we solve such problems involving such calculation। मतलब देखो sin x square था, क्या sin के अंदर, sin मैं जानता हूं खुद ही बेचारे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और उसके अंदर फिर वापस से जो एक x था वो फंक्शन एक लीनियर फंक्शन ना होके कुछ और था। तो यहाँ पर क्या आया? y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और उस केस में मुझे क्या यूज करना पड़ गया? मुझे यूज करना पड़ गया चेन रूल, मतलब कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है ना, f ऑफ g ऑफ x, मतलब इस तरह का कुछ बन रहा है। खैर उसके बारे में अभी आपने ज्यादा पढ़ा नहीं है तो इसलिए उसको ज्यादा समझा नहीं सकते, बट स्टिल इतनी चीज तो हम समझ ही सकते हैं। ठीक है, चलो ये एक सिंगल एंटिटी हो, क्या हो? एक सिंगल एंटिटी, मतलब कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ समथिंग है ना यार, तो ये पूरा का पूरा क्या हो? एक ही हो। सिर्फ उसी केस में मैं इस रूल को यूज ले पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या अप्लाई किया? चेन रूल। अब देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक की अगर कोई अब हमसे बात करे तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो क्या दिया हुआ था? y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बाहर से अंदर की तरफ मूव करना होता है। क्या करना होता है? बाहर से अंदर की तरफ मूव करना होता है। और इस बाहर से अंदर की तरफ जब हम लोग मूव कर रहे होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं? देखो जब मैं dy बाय dx यहाँ पे करूंगा तो सबसे पहले क्या आ रहा है मेरे पास? सबसे पहले मेरे पास में आ रहा है साइन। सबसे पहले जो साइन दिख रहा है इस साइन को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा और अंदर वाले को कुछ भी नहीं, अंदर वाला एज इट इज छोड़ दूंगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस, क्या आ गया? कॉस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद में क्या करूंगा? मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दूंगा और साइन वाले पार्ट को भूल जाऊंगा, मतलब जो भी पुराना हिस्सा था उसको भूलते हुए चलना है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट इज 2x, आपस में मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से मेरे को क्या वही चीज मिल गई? 2x cos एक्स स्क्वायर। बिल्कुल मिल गई, इसमें तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सिंगल लाइन सॉल्यूशन हो गया। तो हाँ, यही क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक। ये जो चेन रूल है इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे मुझे क्या मिल गया? 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। और कैसे मिला? मुझे जो भी फंक्शन गिवन है उसमें सबसे पहले बाहर वाले को देखो और बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, अंदर वाले को एज इट इज छोड़ के। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक एग्जांपल किसी ने कहा कि सर एक और लेकर बताओ,
तो मुझे फंक्शन दिया गया y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये मेरे पास में एक फंक्शन था y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसको सर चेन रूल से करके बताओ, तो देखो यार dy बाई dx यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x। क्या मुझे सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट करना चाहिए, साइन को डिफरेंशिएट किया, साइन को डिफरेंशिएट तो किया तो आया कॉस, और अंदर वाले को क्या एज इट इज छोड़ देता है, बिल्कुल कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x। इतना पार्ट हो गया। अब मुझे बाहर वाले हिस्से को भूल जाना है और सिर्फ अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर देना है, यही तो होता है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज 4x प्लस 4, so this becomes 4x plus 4, which is the required answer. That's it. आप चाहे तो इसको इस तरह से चेक भी कर सकते हैं, there is no harm in that. आप इसको चेक करेंगे आपके पास यही आंसर आएगा, बट दिस इज अ सिंगल लाइन सॉल्यूशन एंड इसको करने में हमें पसीने आ जाता है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है इसके मुकाबले, ठीक है ना। पसीने तो इसमें भी नहीं आते, बट स्टिल ये मेथड लंबा है और ये वाला मेथड जो है, जो हमारा स्मार्ट मेथड है, जो हमारा एक शॉर्ट ट्रिक है, इस वाली ट्रिक को करने में हमें बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता यार। तो कौन सी चीज फायदेमंद है, यही वाली चीज फायदेमंद हुई, और इस चीज को पर आना चाहिए। ये वाला पार्ट हमेशा मेरे लिए फायदा करेगा जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊंगा, तो मुझे ये पार्ट भी आना चाहिए और ये पार्ट भी यूज करना आना चाहिए कि आखिर ये पार्ट यूज कैसे होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमने देखा कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट तो हमारा खत्म हो गया, और अब क्या चालू होने वाला है हमारा, इंटीग्रेशन। अब क्या चालू होगा, इंटीग्रेशन, जिसके कि हम वापस से अब कैसे पढ़ेंगे, ग्राफिकली। इंटीग्रेशन की अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन आखिर है क्या। तो इंटीग्रेशन की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन दी जाती है, इट इज गिवन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। It is given as the reverse process of differentiation, जो कि नाम से ही implied है कि देखो यार डिफरेंशिएशन में चीजों को तोड़ा जा रहा था, और यहाँ इंटीग्रेशन मतलब कि चीजों को इंटीग्रेट किया जा रहा है, एक किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम इंटीग्रेटिंग थिंग्स, सो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो ग्राफिकली अगर मैं देखूं तो आखिर इस इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस क्या, इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस दिया जाता है किससे, एरिया अंडर द कर्व से। जैसे कि मान लो दिस इज अ कर्व विच आई हैव, ठीक है, और मुझे ये चीज बोली गई कि इस वाले पॉइंट से लेकर के, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, इस वाले पॉइंट के बीच में इस वाले कर्व का एरिया निकालो। क्या निकालो, इस वाले कर्व का एरिया निकालो। दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। तो उस केस में लोगों ने क्या किया कि उन्होंने यहां पर एक छोटी सी स्ट्रिप मानी, एक पतली स्ट्रिप, जो कि ली गई किसी डिस्टेंस x पर जाके, जिसकी विड्थ थी बहुत ही छोटी dx, जिसकी विड्थ थी बहुत ही छोटी विच इज dx। इस तरह से एक पतली सी स्ट्रिप ली गई। अब ये जो पतली सी स्ट्रिप थी, क्योंकि ये ज्यादा पतली है और इसकी विड्थ बहुत ही कम है, तो इट कैन बी टेकन टू बी अ रेक्टेंगल, इसको एक रेक्टेंगल मान लिया गया। अब देखो ये वाली जो दूरी थी, ये दूरी तो हो गई y, और ये वाली दूरी क्या हो गई, dx। तो अगर मैं इस तरह के कई रेक्टेंगल्स को जोड़ूंगा, मतलब अगर मैं अभी इसी रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं, तो इस रेक्टेंगल का एरिया जो आएगा वो क्या आ जाएगा, y dx आ जाएगा, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ आ जाएगी। पर यही अगर मैं बात करूं कि इस तरह के जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, क्या यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक इस तरह के कई रेक्टेंगल्स बन रहे होंगे, और उन सबका अगर मैं समेशन कर दूं तो क्या मुझे इस पूरे कर्व के अंदर जो एरिया है वो पता लग जाएगा। बिल्कुल सर, यहां से वो पूरा का पूरा मुझे पता लग जाएगा। तो इसलिए इसी चीज के लिए, मतलब कि इस तरह के कर्व्स के नीचे जो एरिया लाई कर रहा था, उनको निकालने के लिए जो टेक्निक काम में ली गई, इट इज नोन एज
इंटीग्रेशन, मतलब कि अगर एरिया अंडर द कर्व मुझे देना है तो मैं कैसे दूंगा, एरिया, यानी कि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टोटल की, तो इट इज गिवन एज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ये सिंबल, ये जो सांप जैसा सिंबल दिख रहा है, दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन एंड इट इज गिवन एज वाई dx। और क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे कौन से पॉइंट से लेके कौन से पॉइंट के बीच में इसका एरिया निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर इस पे एक लिमिट अप्लाई करते हैं विच इज नोन एज द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट, जो हमें काम आती है किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन टू दिस एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, किस तरह से दिया गया, एक ग्राफ लिया गया और उस ग्राफ में एक पतली सी स्ट्रिप बनी गई जो कि एक रेक्टेंगल थी, उस रेक्टेंगल का एरिया लिखा गया विच इज वाई dx। और जब इस तरह के इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स को मैं जोड़ूंगा किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, तो मेरे पास में उस वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को, इसी जोड़ने के प्रोसेस को या फिर इंटीग्रेट करने के प्रोसेस को हमने क्या नाम दे रखा है, इट इज नोन एज इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन इज। ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व से हम इसे समझते हैं दैट दिस इज इंटीग्रेशन। तो यहां से मुझे पता लग गया इंटीग्रेशन क्या। ये जो हमने बात की है, हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात की है, क्योंकि यहां मुझे पता था कि मेरी बाउंड्रीज क्या है, ए और बी के बीच का ही एरिया निकालना था। अब अगर मुझे पता नहीं होता कि मेरी बाउंड्रीज क्या है, तो मैं अननोन होता ए से बी और अननोन होता बी से भी, मतलब मुझे कोई अपर लिमिट नहीं पता होती, ना मुझे कोई यहाँ पे लोअर लिमिट पता होती। ठीक है, तो इस तरह के केस में जो हम जनरल बात करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी एक्स, जो हमें पता नहीं होता, मतलब कि दिस इज इनडेफिनिट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इज फॉर इनडेफिनिट एंड दिस पार्ट इज फॉर डेफिनिट। यहां पर तो मेरे को मिला एक डेफिनिट एरिया, और यहां पर क्योंकि कोई लिमिट्स ही नहीं है तो यहां पर मुझे क्या मिला, इनडेफिनिट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के दोनों पार्ट्स की हमने चर्चा की, और वो पार्ट्स दोनों कौन कौन से थे, एक तो था डेफिनेट और एक था इनडेफिनेट, जो हम लोग शुरू में जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था कि दो तरह के इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे, वन इज डेफिनेट एंड वन इज इनडेफिनेट। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि इनडेफिनेट जो है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें कोई भी लिमिट्स अप्लाइड नहीं होती। ठीक है, और इसमें हमेशा एक कांस्टेंट भी है जो कि ऐड किया जाता है, और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों किया जाता है और किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें अभी हम देख लेते हैं। तो चलो, इतना समझ में आ गया। अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया तो हमें कहीं कोई दिक्कत आती ही नहीं है डिफरेंशिएशन को, इंटीग्रेशन वाले पार्ट को पढ़ने में। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं, और जो बेसिक जो बने हुए हैं इंटीग्रेशन के, जैसे हमने डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स लिखा था, वैसे ही अब क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये सांप जैसा जो सिंबल है, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, मतलब कि आई विल राइट लाइक दिस, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, जिससे कि मुझे सॉल्व होके जो भी मिलता है सम एफ एक्स प्लस सी इन केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, कुछ इस तरह का केस। ये जो सी होता है इट इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने क्या बोला है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका जो मैं अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास में यही आना चाहिए ना यार। तो अगर मैं इसमें एक कांस्टेंट जोड़ भी दूंगा तो भी तो यही आएगा, तो इसीलिए यहां पर हमेशा एक कांस्टेंट को जोड़ा जाता है, बिकॉज इट इज क्या, बिकॉज इट इज इनडेफिनेट। इनडेफिनेट है तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता कि आखिर यहाँ पे आखिर हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा। अब कांस्टेंट तो ऐसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो मैं कभी भी कह नहीं सकता। तो इसलिए यहां पर क्या लगा देता हूं, आई राइट वन कांस्टेंट सी प्लस सी के नाम से इसको हमेशा ही लगाया जाता है। कौन से केस में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में। तो चलो उसके रूल्स देख लेते हैं और जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं उनकी बात कर लेते हैं।
हम बात कर लेते हैं बेसिक फॉर्मूलाज की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले तो साइन, यार ये तो पूरी चीज ही बदल गई ना, तो सबसे पहले साइन लगाया और लिखा x की पावर n dx एंड दिस इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c where there is a condition in which n is not equal to -1 and it is rational। कैसा होना चाहिए n? रैशनल होना चाहिए। तो यहां से मेरे पास में ये कंडीशन आती है, बस इसको याद कर लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल सभी हम लोग देख ही लेंगे। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, दिस इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, वहां पर क्या होता था, साइन एक्स का होता था कॉस एक्स, यहां पर क्या होता है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू sin x plus c। Let's write some more rules। Integration of sec square x is 10x plus c। Similarly, ऐसे तो यूज नहीं आते हैं, cosec square x is माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस तरह से कई चीजों को लिखा जा सकता है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, यहां पे सब जगह dx भी लिखा जाएगा। e की पावर x dx, सो दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c। ठीक है, 1/x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ln x हो जाएगा। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो यहां से मैंने ये चीज भी लिख ली। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूले विच आई शुड नो इन ऑर्डर टू डू द इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ समथिंग जो कि मुझे दिया हुआ हो। ठीक है, तो यहां से मैंने फॉर्मूले लिख लिया है और अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स देखिए, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े और भारी भरकम रूल्स है नहीं। जो प्रोडक्ट रूल है उसे हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ते ही नहीं है, बिकॉज इट इज यूज्ड इन क्लास 12। फिजिक्स में हमारे वो वाला रूल काम आता नहीं। तो पहला रूल हम लोग देख लेते हैं, वही समेशन रूल। और समेशन रूल की जब बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसको आखिर सॉल्व किया जाए तो कैसे किया जाए, तो इसको हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया गया, इसको रिप्रेजेंट किया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो और इन दोनों को जोड़ दो, तो उससे हमें कोई बहुत भारी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखें। इसका एग्जाम्पल देखा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5x dx। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। तो चलो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। सबसे पहले तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये fx हो गया, ये gx हो गया। तो व्हाट आई कैन राइट हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx। ठीक है, तो यहां से ये मुझे क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर dx। 4x स्क्वायर dx में 4 अपना बाहर आ गया, जस्ट लाइक दैट, है ना। कांस्टेंट रूल जैसा डिफरेंशिएशन में वैलिड था वैसा ही यहाँ इंटीग्रेशन में भी वैलिड है। तो 4 बाहर आया, 4 बाहर आया तो मेरे पास में बचा 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में जो रूल है एक्स की पावर एन का, वो क्या है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। मैंने ये पढ़ा था, एन यहाँ पर है 2, मतलब कि एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 5x, मतलब कि 5 एक्स की पावर यहाँ पे n इज 1, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, और ये प्लस c, तो यहां से ये क्या आ गया,
व्हाट आई गेट इज 4x³ by 3 plus 5x² by 2 plus c, which is the required answer. ठीक है, दिस इज द वे दीज आर डन, है ना. तो ये समेशन रूल हो गया. प्रोडक्ट रूल अभी हमारे स्कोप से बाहर है, तो इसलिए हम लोग उसकी बात नहीं करते और सिमिलरली डिवीजन की भी अभी हम लोग कोई भी बात नहीं करते हैं. ठीक है, और एग्जाम्पल देखा मैंने, और एग्जाम्पल देखा तो किसी ने कह रहा था इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 5x² dx. तो इसको कैसे सॉल्व किया गया? sin x का अभी हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रेशन जो होता है इट इज माइनस cos x. तो ये क्या आ गया? इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 5x² dx. तो यहां से क्या मिलेगा? sin x dx से मुझे क्या मिला? माइनस cos x प्लस 5x², मतलब कि 5 इंटू एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c. तो यहां से क्या आ गया? माइनस cos x प्लस 5x³ बाय 3 प्लस c, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हमें इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे. अभी हमें प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जरा डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी बात कर लेते हैं. मैंने बात की किसकी? अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की. तो जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहा हूं उस केस में देखो मुझे क्या दिया होगा. मुझे गिवन होगा इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम x1 टू x2 एंड लेट्स से सॉल्व करके आता है सम fx. ठीक है, फंक्शन ऑफ x ही तो आएगा. चलो इसे करना है डब्बे में बंद और लगानी है लिमिट्स, अपर लिमिट और उसकी लोअर लिमिट. दिस इज नोन एज द अपर लिमिट, दिस इज नोन एज द लोअर लिमिट. ठीक है, इन दोनों को लगाया. इन दोनों को लगाने के बाद में अब मुझे क्या करना है? वही तो मेन प्रोसीजर है. देखो जरा, अब मुझे करना है f एज अ फंक्शन ऑफ अपर लिमिट माइनस f एज अ फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट. ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेट है तो इसमें मैं कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं करता हूं. तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? f एज अ फंक्शन ऑफ अपर लिमिट माइनस f एज अ फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट. और ये f क्या आया था? ये इंटीग्रेट करने के बाद में आया था. ये f जो आया था इट केम आफ्टर इंटीग्रेटिंग. आफ्टर इंटीग्रेटिंग ये वाला f मिला था और फिर उस वाले f में मैंने दो अलग अलग वैल्यूज डाली. वो अलग अलग वैल्यूज कौन सी थी? पहले उसमें अपर वैल्यू डाली गई, मतलब अपर लिमिट डाली गई, और बाद में उसमें एक लोअर लिमिट डाली गई और फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दिया गया, जिससे कि मुझे क्या मिल गया? आई गॉट द फाइनल आंसर. ठीक है, इसका जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से क्या एग्जांपल लें? चलो कुछ भी ले लेते हैं. एग्जांपल लिया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 4x² plus 2 dx. ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 4x² plus 2 dx. अब देखो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? इंटीग्रेटिंग 0 to 2 4x² dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 2 dx, ये आएगा. चलो भाई आगे बढ़े तो 4x² का इंटीग्रेशन मेरे पास में क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम 4x2 plus 1 डिवाइडेड बाई 2 plus 1 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? 2. यहां पर क्या लिखा हुआ है? हियर इट इज रिटन x रेज टू द पावर 0, मतलब कि x रेज टू द पावर 0 plus 1 अपॉन 0 plus 1. ठीक है, मतलब कि इंटीग्रल dx क्या होता है? इंटीग्रल dx होता है x. ऐसे इंटीग्रल dy क्या होगा? इट इज बाय. ऐसे इंटीग्रल dt क्या होगा? इट इज t.
तो मतलब कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ इंटीग्रल dx लिखा हुआ है, मतलब ये 0 0 नहीं है यार। इसका मतलब है यहाँ पर क्या लिखा है, x की पावर 0, 1 को क्या मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, और वही तो लिखा है। तो यहां से मुझे क्या मिलता है, यहां से आई गेट 0 to 2, ठीक है। यहां से मुझे क्या मिल जाता है, 4x³ / 3 प्लस 2x, दैट्स इट, एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 0 to 2, कुछ इस तरह से। अब क्या करना है मुझे, पहले यहाँ पर x की जगह पर डालना है 2 और फिर x की जगह पर डालना है 0। तो जब मैं x की जगह पर 0 डालूंगा तो दोनों ही टर्म 0 बन जाएंगी, पर जब 2 डालूंगा तब देखें जरा क्या बनेगी। दिस विल बी 4 2³ / 3 प्लस 2x, मतलब कि 2 × 2, ठीक है। दिस -0, इसी तरह से तो करना, तो मुझे fx2 माइनस fx1, तो ये आ गया -0। इसे आगे सॉल्व किया तो क्या आ गया, 4 × 8, 4 8 इज 32, 32 डिवाइडेड बाय 3, 32/3 प्लस 4 विच गिव्स मी 12, 44/3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहां पर कोई भी कांस्टेंट यूज नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता है उसकी लिमिट्स क्या है, कि वो जो फंक्शन है वो आखिर किस जगह से लेके किस जगह तक जाता है। मुझे उसकी अपर लिमिट भी पता है, मुझे उसकी लोअर लिमिट भी पता है। तो इस तरह से मान लो, अब अगर मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लूं, लेट्स से मैं यहां पर ले लेता हूं sin x, है ना। लेट्स से मैं यहां पर एग्जांपल में ले लेता हूं, क्या लूं sin x, और इसको कहां से कहां पे कर दें, इसको चलो sin x की जगह ले लेते हैं cos x, है ना। cos x dx ले लेते हैं और कर देते हैं 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, इट इज sin x। तो आ गया sin x कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक, यही तो लिमिट्स है ना, अपर लिमिट और ये अपनी लोअर लिमिट 0। तो cos x का इंटीग्रेशन इज sin x। अब sin x यहां से यहां तक 0 से लेके π/2, तो सबसे पहले मैंने क्या डाला, sin π/2 विच इज द अपर लिमिट माइनस sin 0 विच इज द लोअर लिमिट। तो यहां से क्या आया, sin 90 कितना होता है, इट इज 1 - 0, मतलब कि द आंसर इज 1, दैट्स इट। अब ऐसे कोई कुछ भी लिमिट लगा के दे, ऊपर नीचे करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे पहले अपर लिमिट डालनी है और बाद में लोअर लिमिट डालनी है, पर उससे पहले क्या करना है, मुझे उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद ही हमेशा मुझे वहां पे लिमिट्स डालनी है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास में आंसर जो है वो आ जाता है। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस भी देख लिए जो एल्जेब्राइक थे, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक भी देख लिए, ठीक है। अब वो कुछ भी दे रखा हो उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से उसको कर लूंगा, ठीक है। अब देखो, ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, फिजिक्स में इनके यूज कहां पर आ जाते हैं। तो अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, है ना। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग ये देखेंगे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये जो सब टर्म्स होती हैं आपस में रिलेटेड होती हैं, ठीक है। किस तरह से रिलेटेड होती हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, बाकी अपने आप हमें काइनेमेटिक्स में पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टर्म है, इट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम बात करते हैं जो टर्म है वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद में हम लोग बात करते हैं एक टर्म विच इज नोन एज एक्सीलरेशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x, वेलोसिटी बाय v एंड एक्सेलरेशन बाय a, ठीक है। तो हम जब भी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं, उस केस में जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ हम जाते हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, दैट द वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वो क्या होती है, वेलोसिटी इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम वहां पे डिफाइन करते हैं v एवरेज विच इज डेल्टा x बाय डेल्टा t विच इज फॉर अ लार्ज चेंज, और इसी तरह से डिफाइन करते हैं v इंस्टेंटेनियस विच इज dx बाय
dt, मतलब कि बहुत छोटे टाइम में किसका चेंज हुआ है, अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, dx बाई dt, ठीक है। तो v इंस्टेंटेनियस डिफाइन करते हैं। सिमिलरली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी इसी तरह से दो तरह का, a एवरेज और a इंस्टेंटेनियस। तो a एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज डेल्टा v बाई डेल्टा t, और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, इट इज dv बाई dt। तो इस तरह से मैं इन दोनों क्वांटिटीज को क्या करता हूं, डिफाइन करता हूं। पर ये कब किस तरफ जाते टाइम, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाते टाइम और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालते टाइम, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है विच इज नोन एज डबल डिफरेंशिएशन। देखो क्या यहाँ पे मैंने dx बाई dt करके v निकाला है, और यहाँ पर v को डिफरेंशिएट करके क्या मैंने फिर a निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से देखो एक चीज और आती है, दैट आई कैन राइट द एक्सेलरेशन एज d2x अपॉन dt स्क्वायर, विच इज ऑल्सो नोन एज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या किया गया, इट इज नोन एज द डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। कुछ लोग इसे f डबल डैश x बोल देते हैं, ठीक है। दो बार डिफरेंशिएट किया, एक बार किया तो f डैश x, दो बार किया तो f डबल डैश x। तो यहां पर क्या हुआ है, डबल डिफरेंशिएशन, मतलब कि d2x बाई dt स्क्वायर। तो यहां से a इंस्टेंटेनियस आ गया, यहां से ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। चलो अब क्योंकि इंटीग्रेशन को हमने डिफाइन किया एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो क्या जब मैं डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन गया, तब मैंने डिफरेंशिएशन काम में लिया। पर ऐसे ही जब मैं एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ आऊंगा, जब मैं कुछ इस तरह से ट्रेवल करूंगा, तब क्या अब मैं इंटीग्रेशन का सहारा लूंगा? हाँ सर लूंगा। तब मैं किसका सहारा लूंगा? इंटीग्रेशन का सहारा लूंगा। जबकि जब मैं इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, तब क्या मैंने डिफरेंशिएशन का सहारा लिया था? बिल्कुल लिया था, है ना। तो जब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी थी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तब मैंने क्या किया? इंटीग्रेट किया। और सिमिलरली जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना था, उस केस में मैंने क्या किया था? डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू ए डी टी, यही तो होगा, v इक्वल्स टू ए डी टी हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? v इक्वल्स टू ए डी टी, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। यहां से तो ये आ जाएगी वेलोसिटी। और ऐसे ही जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो क्या लिखूंगा? x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v डी टी। देखो dv dx बाई डी टी, तो ये v डी टी, और यहां से मुझे क्या मिल गया? x इक्वल्स टू v डी टी। तो इस तरह से मैंने किसका सहारा ले लिया? इंटीग्रेशन का, जब मैं उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल किया। तो यहां से तो मैंने क्या निकाल ली? यहां से मैंने निकाल ली वेलोसिटी, और यहां से मैंने क्या निकाल लिया? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने देखा कि किस तरह से मैंने चीजों को यूज किया है। आई हैव यूज्ड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वेरी वास्टली इन काइनेमेटिक्स, जो आपको जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तब इसके बारे में बहुत अच्छे से भी पता लग जाएगा, और आपको फील आ जाएगी अच्छे से कि यार आखिर किस तरह से इसका यूज है। सिमिलरली इनको वेक्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको वेक्टर दे दिया a 2t स्क्वायर, मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया आपको 4t स्क्वायर i कैप प्लस 5t स्क्वायर j कैप। इस तरह से आपको क्या दिया? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और बोला इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालो। तो क्या करोगे? इस वाले वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दोगे, तो आई कैप वाले को अलग से टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और ऐसे ही जे कैप वाले को अलग से टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। ऐसे ही अगर अब एक्सेलरेशन को निकालने को बोला, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो अब चाहे वेक्टर हो या कुछ भी हो, हमें अब डिफरेंशिएशन करना और इंटीग्रेशन करना बहुत अच्छे से आता है, जो हम लोग अब आराम से कर सकते हैं। सो दिस फिनिशेस योर चैप्टर वेक्टर एंड कैलकुलस। अब कैलकुलस वाला पार्ट भी हो गया, और वेक्टर तो हम पहले कर ही चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज इट। अरे लो, इसमें से भी आ गई आवाज।
मैंने बंद नहीं किया ना।